नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। राजनीति में आज पूछेंगे कि भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता। ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध को 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों देशों के बीच कई दौर की राजनयिक और टॉप सैन्य स्तर की बातचीत भी हो चुकी है। लद्दाख में चीनी सैनिक कुछ इलाकों में तो थोड़ा पीछे हटे हैं, लेकिन पैंगोंग झील और देप्सांग के फिंगर इलाके में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच खबर यह भी है कि चीन ने लिपुलेख में मानसरोवर झील के किनारे मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण करना शुरू कर दिया है। चीन लिपुलेख में मिसाइल तैनात करने की तैयारी में है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर में मार करेंगी। वहीं भारत चीन पर आर्थिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र समेत 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर बैन लगा चुकी है। देश में चाइनीज सामान और निवेश की बायकॉट की मुहिम भी जोरों पर है। बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल का स्पॉन्सर बदला है। चाइनीज कंपनी वीवो की जगह अब ड्रीम 11 कंपनी स्पॉन्सर होगी, लेकिन ड्रीम 11 में भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने $10 करोड़ का निवेश किया है। सरकार आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अच्छी बातें कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि साल 2019-20 में भारत की कुल आयात में चीन का हिस्सा 14% रहा था। दवाई, मोटरसाइकिल, सोलर सेल, टेक्सटाइल जैसे उद्योगों में भारत की चीन पर निर्भरता है। ऐसे में सवाल यह है कि लद्दाख में चीन क्यों पीछे हटने को तैयार नहीं है। लद्दाख में इस वक्त जमीनी हालात कैसे हैं? सवाल ये भी क्या आर्थिक मोर्चे पर भी भारत चीन की मजबूती घेराबंदी करने में कामयाब हो पाया है? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चेयरपर्सन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेएनयू, अशोक ठाकुर, नेता बीजेपी और डायरेक्टर रहे हैं नफाड के, अनुज आत्रे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुरेश कुमार गोयल जी, आपसे ही मेरा सवाल है, चूंकि मिलिट्री चैनल के जरिए भी बातचीत हो रही है, डिप्लोमेट चैनल भी हमने खोले रखे हैं। कल ही WMCC की बैठक हुई थी, पहले जुलाई में हुई और कल अब एक बैठक हुई है। तो इन बातचीत के जरिए हासिल अब तक क्या हुआ है? चूंकि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है, उसने घुसपैठ की है, तो क्या वो पीछे हटेगा? देखिए, मेरे को आपने आखिर में क्या बोला वो सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपका सवाल ये है कि अभी तक जो कूटनीतिक स्तर पर या एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है, उस पर चाइना पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है अभी तक। अगर ऐसी बात है, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया, ये हमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वो चीन उस इलाके को इतनी आसानी से खाली नहीं करेगा। तो उसके लिए बातचीत दो ही तरीके हैं, या तो बातचीत का स्तर हो या चीन के ऊपर बाकी किसी तरीके से दबाव बनाया जाए। तो दबाव बनाया जा रहा है तीनों तरीके से, चाहे मिलिट्री तौर पर हो या कूटनीतिक तौर पर हो या वैसे हो, दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये हमें मानकर चलना होगा कि चीन इतनी आसानी से उस जगह को खाली नहीं करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब चीन कहता है कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे, और बार बार वो उस बात से पलट करके उसका जो एक्चुअली जमीनी तौर पर जो बर्ताव है, वो जो बातचीत में कहते हैं उससे अलग है। तो हमें इस बात का भी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि चीन का कहना के ऊपर हम कभी भी 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं। चीन का जो रवैया है उसका हमको मालूम होना चाहिए, और उसको जानते हुए आगे क्या कदम लेने चाहिए ये हमें देखना होगा। तो उसकी चर्चा कर सकते हैं बाद में, लेकिन मेरे ख्याल है जो भी तरीके से चीन के साथ में आगे भी हमको मुश्किलें आने की ही पूरी उम्मीद है। ठीक है, स्वर्ण जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। स्वर्ण जी, चूंकि आप चीनी मामलों के एक्सपर्ट भी हैं, तो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। 18 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ निकल कर नहीं आया है। असल में लद्दाख में जमीनी स्थिति है क्या? कहां से चीन थोड़ा पीछे हटा है, कहां पे चीन एकदम रिजिड है? सर जी का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ
अशोक ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, और सरकार से कई सवाल यहां पर विपक्ष भी पूछ रहा है, खासतौर पर कांग्रेस भी पूछ रही है। सर, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है और वाजिब ये सवाल है कि हम पाकिस्तान को तो कहते हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, हम चीन से क्यों नहीं कहते कि विस्तारवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती? नहीं, मैं ये बात समझ नहीं पाया कि कब ये बात नहीं कही। अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को विस्तारवाद की नीति की कड़ी आलोचना करी है और पूरी ताकत के साथ उसकी भर्त्सना करी है, और उन्होंने ये कहा है कि विस्तारवाद जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, हम उनको हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आपको ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि विस्तारवाद के खिलाफ तो हम लगातार बोल रहे हैं? क्योंकि चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या चीन का एक बार भी नाम लिया? कांग्रेस तो यही कह रही है कि हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब क्या देंगे, हम तो उनका नाम भी नहीं लेते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि LAC पर जो हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट किसका है? LAC पर अगर हमारे साथ कोई आज की तारीख में अगर कोई विवाद है तो वो केवल और केवल चीन के साथ है, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है LOC से लेकर LAC तक, अर्थात चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, हम दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अभी जो हमारे मित्र कहते हैं हटने की, उसको हटना ही पड़ेगा, चीन को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हमारी सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं और हर संभव जवाब देने के लिए तैयार हैं, और चीन को इस बात को समझ लेना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण जी से अब मुझे जानकारी मिल रही है कि उनसे कनेक्शन हो गया है। स्वर्ण जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। मुझे लगता है कि कोई बात है जो इत्तेफाक आप नहीं रखते हैं उससे। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि 18 दौर की बातचीत हो चुकी है, आखिरकार क्या वो वजह है जिसकी वजह से चीन जो है अब तक 3 महीने के बावजूद, बातचीत के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? पहली बात तो ये कि भारत चीन की सीमा का जो विवाद है वो सीमा का विवाद नहीं है, वो भूमि पर संप्रभुता का विवाद है, जिसमें कुल भूमि जिस पे झगड़ा है वो बांग्लादेश के साइज की है। उसमें एक लाइन है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, उसमें भी 1 दर्जन ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहां कंफ्यूजन है, अलग अलग दोनों की सोच है। और चीन हाल ही में नए ऐसे उसमें बिंदु निकालना शुरू कर दिया है, यहाँ वो कहता है कि मुझे और भी कंफ्यूजन है। गलवान वैली एक उसका उदाहरण है। दूसरी बात ये भी जान लेना जरूरी है कि पिछले 40 वर्षों में हमें अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा, ये जो एसिमेट्री जो हमारी बराबरी थी चीन के साथ 90 के दशक तक शुरू तक, उसमें बदलाव आया है। तो कम से कम आर्थिक ताकत में और उसकी वजह से सैन्य ताकत में चीन हमसे आगे है, पर वही केवल जरिया नहीं है भारत या चीन की ताकत को मापने का। आप देखें, पूरी दुनिया आज चीन से नाराज है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होने को तैयार है। तो जब आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया चीन का या पाकिस्तान का, वो शायद इसलिए भी कि बातचीत के दरवाजे बंद न हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने हाल ही में देखा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ भाषा का इस्तेमाल किया जिससे हमें नाराजगी हुई। तो अपनी बात का संदेश पहुंच जाए और ऐसा भी कुछ ना कहा जाए जिसमें बाद में बात करने में मुश्किल हो। तो इसलिए क्योंकि सीमा हमारी इतनी उलझी हुई है, इसलिए आप देखें कि सीमा विवाद पर भी जो बातचीत हो रही है वो राजीव गांधी जब 1988 में गए थे तब से बातचीत शुरू हुई है जी। तो अभी तक हमने केवल शांति बनाए रखने की उसको कहेंगे सफलता पाई है जी। तो क्योंकि सीमा बहुत उलझी हुई है और चीन और भारत में जो बराबरी थी उसमें बदलाव आया है, चीन कम से कम कुछ पहलुओं में आगे बढ़ गया है और उसको जो हौसला है, उसका जो साहस है वो बहुत अलग है आज। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से चीन के साथ बात करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की फौज ने उनको रोका नहीं है, आज तक चीन ने अपने आंकड़े तक नहीं बताए हैं कि उनके सैनिकों को कितना हताहत हुए, कितने को मृत्यु प्राप्त हुए, क्या हुआ, अभी तक बता नहीं सकता है वो। इसका मतलब क्या है कि वो बताने लायक नहीं है। पर यह है कि चीन जो नरेटिव, जो डिस्कोर्स को कंट्रोल करता है अपने नेशनल लेवल पर, भारत उस तरह का कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ हर तरह की आवाज उठती है और इसलिए कुछ आवाजों को दबाने की यहाँ संभवतः नहीं है जो चीन में है।
इसलिए जो नरेटिव वो क्रिएट करता है कि वो ताकतवर है या वो सीमा पर बहुत प्रभाव डाल रहा है, वो हमें लगता है कभी कभी कि वो शायद हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, पर ऐसा है नहीं कि वो हमसे बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कोशिशें हैं उन पर भरोसा है, लेकिन अनुज आत्रे जी, कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं है मोदी सरकार पर? देखिए, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि हम भी सरकार, पूरा देश चाहता है कि सरकार कि वही सत्य हो, तो निश्चित तौर पर हम भरोसा करें। लेकिन जब 15-16 जून को जब हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हो जाते हैं और वहां पर जवानों का लद्दाख में जो है वहां पर चाइना की फोर्स के साथ उनका जो है झगड़ा होता है आपस में जो है, और वो शहीद हो जाते हैं, और 27 जून तक प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाइना हमारी जमीन पर आया नहीं है, ना उसने कोई कब्जा किया। तो देखिए किस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल किस स्थिति में रहेंगे जब देश के प्रधानमंत्री जो है मुकर जाते हैं। और हकीकत ये होता है कि रक्षा मंत्री कहते हैं कि चाइना हमारे यहाँ घुस करके आ गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि चाइना ने हमारे क्षेत्र में आकर के जो है वह गलवान घाटी में कब्जा कर लिया है, और प्रधानमंत्री जी उसके उलट 27 जून को जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहते हैं नहीं होता, तो कहीं ना कहीं विश्वास निश्चित तौर पर उत्पन्न होगा। आज भी देखिए स्थिति ये है कि अभी अशोक ठाकुर जी कह रहे थे कि 15 अगस्त को जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ठोक करके बोला, अशोक ठाकुर जी ठोक कर वो होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चेताया था कि चाइना को लाल आंख करके जवाब देने की जरूरत है, 56 इंच का सीना, तो वो लाल आंख जो है मुंह छुपा करके नहीं दिया जाता, सामने जवाब लिया जाता है। आज 15 जून से लेकर के 15 अगस्त तक बीत गई है, 3 महीने से ऊपर हो गया, एक बार चाइना शब्द नहीं निकला है उनके मुंह से, एक बार चाइना का नाम नहीं लिया है। हम यहाँ टिकटॉक स्ट्राइक करके और टिकटॉक को बैन करके हम खुश हो रहे हैं कि हमने उनको करारा जवाब दे दिया। ये करारा जवाब नहीं चाहती है देश की जनता। जब हमारे 20 जवान शहीद हुए हो तो उसके बदले हम टिकटॉक पे उनको बैन करें, आज जवाब देने से करो। और हकीकत ये है कि चाइना लगातार जो उसकी विस्तारवादी जो नीति है वो लगातार आगे बिंदु उठाया है कि जो हम आर्थिक मोर्चे पर कोशिश कर रहे हैं घेराबंदी करने की चीन की, उसमें हम कितने सफल हुए हैं? सुरेश कुमार जी, हमने 59 चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया, कई कंपनीज हैं जिन्होंने चाइनीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्थिक मोर्चे पर हम चाइना की कमर तोड़ भी पाए हैं? कोई असर हुआ है चाइना पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम जब चाइना के साथ में डील कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि चीन आज संसार की एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई मिलिट्री शक्ति है। और इस समय अगर बात किया जाए तो यूएसए और चीन चीन जो है यूएसए को टक्कर देने की कोशिश करता है। तो अगर हम ये सोचें कि हम चीन को इतनी आसानी से आर्थिक तौर पर दबाव में ला पाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी थोड़ी सी बचकानी सी बात होगी ये सोचना कि हम चीन को इतनी जल्दी दबाव में ला पाएंगे। तो बात ये है कि हमें कोशिश करनी है कि चीन की जो कमजोर नस है वो कौन सी है, उसको किस तरह से काम में लिया जाए, दबाया जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम समझते हैं कि चीन से भारत का जो झगड़ा है वो खाली एक जमीनी झगड़ा है, तो ये भी सही नहीं है। चीन का भारत का जो आपस में झगड़ा चल रहा है वो एक रीजनल तौर पर और ग्लोबल तौर पर संप्रभुता के लिए झगड़ा है कि किसकी इसमें इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा जी। इस समय खाली बात जमीन की नहीं है। और जो अगर हम बात करते हैं संप्रभुता की, तो उसमें हमको बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। उसमें ये खाली नाम लेने से या प्रेशर बनाने से खाली एक चीज से काम नहीं चलने वाला है। ये आखिर में मैं एक चीज जरूर कहूंगा ये कि मैं ये देखता हूं कि हम लोग शायद अपने मीडिया मैनेजमेंट में थोड़े नाकामयाब रहे हैं। मैं जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जमीन पर कोई चीनी सैनिक नहीं है, शायद वह कहने का मतलब कुछ भी रहा हो जी, लेकिन हमें बातें बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर झगड़ा नहीं है तो हमारे सैनिक गए क्यों वहां पर? तो कहीं ना कहीं तो फर्क है ना। अब वो फर्क क्या है उसको ठीक से बताना, उसको ठीक से डील करना ये जरूरी बन जाता है, ताकि भारत की जनता वो बाजार में किसी आवेश के आने के बजाय बात को समझे ठीक से। और मैं ये कहूंगा कि इस मामले में शायद चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से एक सियासत की बातें हो रही हैं, भारतीय जनता को समझाने की बात नहीं हो रही है।
और सीधी अशोक सी बात ठाकुर यह जी, कि भारत की जनता देश का हक है, देश का पूरा हक है कि वो जाने कि आखिरकार सीमा पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जिस सही तरह से बात है। सुरेश कुमार गोयल कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता आप लाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि किस तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जाए और विपक्ष भी आप पर हमला नहीं कर पाएगा, तो ये तो आपके हक में होगा। सिर्फ हेडलाइंस को मैनेज करने से काम नहीं चल पाएगा। देखिए, अगर मुझे आप समय देंगे तो मैं थोड़ा आपको उसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अनुज आत्रे जी को एक जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा और आपने जो उनसे सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस खुद पर आत्मविश्वास खो चुकी है 1962 के बाद जो है, तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमजोरी है उसके कारण ही वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सीमा विवाद की आपने बात करी तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने अक्सर बिल्कुल सही कहा कि चाइना ने किसी भी समय किसी भी क्षण भारत की सीमा के अंदर कदम रखने की ना तो उन्होंने अगर जरूरत करी तो हमारे सैनिकों ने जवाब दिया और नहीं आने दिया उनको। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक जो परसेप्शन जो दोनों देशों का अलग अलग है, उसमें जो एक एरिया है उसमें भारत की सेना भी काफी आगे है और चीन के सैनिक भी कुछ 2 कदम आगे आए हैं और वहीं पर दोनों डटे हुए हैं, दोनों का डिस्प्यूट है। और जब तक जो परसेप्शन एरिया है उसमें भारत और चीन का जो अपना अपना परसेप्शन है, उसमें जो वैकेंट लैंड है जिसको हमने खाली रखने का समझौता किया था, जिसको हम विवादित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तो जब तक चीन जो है उस कोने पर नहीं जाएगा हम भी इस कोने पर आने वाले नहीं है और उसी पर बातचीत चल रही है। कुछ वो पीछे हटे हैं। सवाल तो यहाँ पर जनता ये पूछ रही है कि जब घुसपैठ आप कहते हैं कि हुई नहीं, जब वो भारतीय सीमा में आई नहीं, तो फिर आप बातचीत कर क्या रहे हैं। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हमें समझेंगे कि सिर्फ यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पे घेराबंदी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीन जो है पड़ोसी जो देश है भारत के, उनको एक एक कर अपने साथ जोड़ रहा है। तो आखिरकार उस साजिश के लिए भारत कितना सतर्क है, उस जवाब के लिए क्या रणनीति है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्ण जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चीनी यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि 3 सूत्र योजना उनके पास है, जिसमें हो सकता है कि वो भारत को लेकर बातचीत करें। उनका मकसद ये है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना और जो पाक सेना है वो एक साथ जो रणनीतिक साझेदारी है उससे और मजबूत कर सके। ये यात्रा इस वक्त में हो रही है जब LAC पर विवाद चल रहा है चीन का और भारत का। ऐसे में क्या ये यात्रा चिंता बढ़ाने वाली है भारत के लिए? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की चीन यात्रा से हमें किसी तरह की भी चिंता होनी चाहिए जी। वहाँ उनको खुद अपनी बहुत परेशानी है, खासकर उनकी जो आर्थिक व्यवस्था का जो हालत है, उनका जो रिश्ते सऊदी अरेबिया से खराब हुए हैं, मुझे लगता है उसको लेकर वार्ता होने वाली है। हाँ, अपने देश को भरोसा बंधाने के लिए वो कह सकते हैं पब्लिक में कि हाँ, भारत चीन सीमा पर भी हमारी बातचीत हुई है, जब चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। पर मुझे लगता है कि उनकी अपनी आज परेशानियां इतनी ज्यादा हैं, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था की वजह से हो या जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे उनके बिगड़ते हुए रिश्ते हों जी, उनको अपनी इतनी परेशानी है कि उसके लिए वो मुझे लगता है चीन की शरण में गए हैं और चाहते हैं कि चीन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सपोर्ट करे। उससे ज्यादा मुझे लगता है उसका कुछ इस जो रणनीति पर जो वार्ता हो रही है विदेश मंत्रियों में वहां, उससे ज्यादा हमारे लेकिन सुरेश जी, चलिए पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, उसको टैकल करना में तो भारत को बेहतर तरीके से आता है, वो हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है। लेकिन नेपाल, जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते थे, उसके साथ भी खराब हो गए और चीन नेपाल को अपने इशारों पर चला रहा है। लिपू लेक में मिसाइल तैनात करने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश की तरफ हम देखते हैं, तीस्ता नदी को लेकर समझौता हुआ है जिसमें अब व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे, यानी कि बांग्लादेश को भी अपने साथ लेने की कोशिश चीन की होगी। तो एक एक कर जिस तरह से पड़ोसी देशों को साथ में ला रहा है चीन,
क्या ये चिंता भारत के लिए बड़ी हो जाती है और इस चिंता से क्या भारत वाकिफ है, और किस तरह से फिर इसका जवाब देने की कोशिश भारत की तरफ से होनी चाहिए, या आपको लग रहा है हो रही है? देखिए, ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है कि जब चीन और भारत के बीच में ये झगड़ा शुरू हो रहा है, जिसमें झगड़ा खाली जमीन का नहीं है, जमीन उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन चीन की पूरी कोशिश ये है कि भारत को किस तरह से एशिया में दबाव में लाया जाए, ताकि जो पूरे देश है एशिया में और संसार में, उनको ये मालूम हो जाए कि भारत चीन से काफी नीचे है। एक्चुअली भारत को स्लाइड करने वाली कोशिश हो रही है। तो उसमें जो एशिया में बाकी दो मुल्क हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको साथ में लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण ये हैं कि अगर इन देशों को लगा, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान को है तो है ही, कि अगर उनको लगा कि भारत कमजोर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका फायदा उठाएंगे जी। तो हमें कोशिश पूरी ये करनी है कि हम किसी भी वजह से कमजोर ना पड़े, चीन के सामने पूरे विश्वास के साथ में उसको डील करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे दोस्त हैं, जिनसे हमारी पहले एक संबंध रहे हैं अच्छे, जिसमें नेपाल भी है, बांग्लादेश है, तो संबंध अच्छे हैं, कि वो संबंध पहले की तरह से ही मजबूती से बने रहे। इसके लिए चाहे हमको आर्थिक संबंध अच्छे करने हो, या एक पब्लिक डिप्लोमेसी करनी हो, सहायता की जरूरत हो, जो भी कर सकते हैं वो करके कोशिश पूरी करनी है कि संबंध मजबूत रहे इनसे हमारे ये, ठीक है, वरना चीन उनका फायदा उठाएगा। अनुज आत्रे जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि हमने देखा कि पड़ोसी देश जो हैं वो एक एक कर जो चीन है वो भारत से छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश नहीं हुई। हमने देखा वुहान स्प्लिट, हमने देखा महाबलीपुरम में भी किस तरह से शी जिनपिंग के साथ मजबूत रिश्ते करने की कोशिश की गई थी। हमने देखा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त न्योता तमाम पड़ोसी देशों को दिया गया था। नवाज शरीफ के साथ भी काफी कोशिशें उनकी तरफ से हुई थी। फिर आखिरकार क्या वजह रही? कहां पे आपको लगता है एक विपक्ष होने के नाते आप जिस तरह की स्थिति है उसके लिए क्या वजह रही, कहां पे लैक हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर देश ने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि 18 बार जिनपिंग से इन 6 सालों में मुलाकात की है उन्होंने। 5 बार प्रधानमंत्री जी जो है चाइना होकर के आए हैं, लेकिन और ऐसी भेंट मुलाकातें हुई हैं, ऐसी चाइना और पाकिस्तान के हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री के बीच में भेंट हुई है कि जिनका कोई औचित्य नहीं है। एजेंडा लेस मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। मैं अहमदाबाद में बुलाया गया था केवल चाय पिलाने के लिए। तो और देश का पूरा धन, देश का पूरा जो है आप पूरा सिस्टम उसमें अगवानी में लगवा देते हैं, लेकिन कोई एजेंडा तय नहीं होता है, मीटिंगें तय नहीं होती। उसका नतीजा ये होता है कि अगर वो बैठकें की गई थी, कोई उन्होंने एजेंडा तय किया होता तो हम अपनी बात रखते, उनकी बात सुनते, तो देश का समय, देखिए प्रधानमंत्री देश के नुमाइंदे होते हैं, उनका समय देश का समय, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी लगता है, हमारा समय भी लगता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें देखता भी है। आज हम इस बात की जो है चिंता में लग गए और खुश हो जाएं कि पाकिस्तान के संबंध अपने सऊदी अरब से अच्छे नहीं है, मुस्लिम देश से अच्छे नहीं है, लेकिन हमें उससे पहले इस बात की हमें चिंता करनी होगी कि पाकिस्तान को चाइना मजबूत कर रहा है हमारे खिलाफ। हमारे पड़ोसी देश जितनी भी जहां हमारी बॉर्डर लाइन पे है, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश, अभी आपने भी चर्चा की इस बात को, उनको चाइना कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ उनको एज ए अस्त्र यूज कर रहा है और हमारे को चारों तरफ से घेराबंदी करने की। नहीं, अनुज जी, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि अमेरिका हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, ब्रिटेन हमारे साथ है। खैर, मुझे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा सर, वाइंड अप का समय है, इसलिए क्लोजिंग कमेंट सबसे चाहेंगे। सुरेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि 110 दिन से ज्यादा ये लगातार हम बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद जो है वो बिल्कुल सुलझा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या वो तरीका होना चाहिए कि चीन को पीछे हटाया जाए? क्विक रिएक्शन सर। मेरा ख्याल है इसमें चाइना को अगर हम ये जाहिर करें कि भारत अकेला नहीं है, भारत साथ में है, मिलिटरीली हम में शक्ति है कि हम खड़े रहेंगे, और यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का क्वाड, इंडो पैसिफिक, ये जरूरी है कि हमारे लिए उनको जताने का कि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करी और भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करी तो हम अकेले नहीं हैं। ये एक सही स्ट्रैटेजी है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। जी जी, स्वर्ण जी, भारत का जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए? भारत का जवाब देने का तरीका आप देखें कि उसमें कई स्तर पर हमारी कोशिश है, वो चाहे इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ जुड़ना हो। अभी हाल ही में आप देखें कि एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया का इनिशिएटिव शुरू हुआ है
जिसको कहा गया है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के किस तरह से डीकपलिंग हो सके चीन से। तो चीन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यदि उसकी एक्सपोर्ट्स पर हम चोट लगा सकते हैं और अलग देशों से आपस में तालमेल बनाकर अपना जो निर्भरता है चीन पर वो कम कर सकते हैं, तो हमारी सीमा की बातचीत पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा। तो भारत की बढ़ती हुई छवि को और ताकतवर बनाने की कोशिश है, ताकि जब बातचीत हो सीमा पर तो दोनों का जो एक दूसरे को मापने की कोशिश है उसको बहुत अलग नजरिए से देखे चीन हमें। तो मुझे लगता है उसके बाद आसान होगा भारत के लिए सीमा पर उनके साथ नेगोशिएट करना। अशोक ठाकुर जी, कैसे विश्वास दिलाएंगे भारत की जनता को? चूंकि डोकलाम तो 72 दिन में सॉल्व हो गया था, लेकिन ये तो 110 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। कैसे सुलझेगा ये मसला सर? देखिए, सैन्य दृष्टि से भारत ने सीमा पर बहुत अच्छे से काम किया है जी। सैन्य जरूरतों के हिसाब से, चाहे सड़क निर्माण हो, पुल हो या हवाई पट्टी हो, उनका अच्छे प्रकार से निर्माण किया है। चीन पूरी तरह दबाव में है और उस दबाव के कारण ही इस तरह की हरकतें कर रहा है। मुझे लगता है कि अपना सीमा प्रबंधन हमको ठीक रखना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर जो है हम लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर ही रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दूसरे देशों से संबंध बढ़ाकर जो है चाइना को चारों तरफ से पूरा घेरने का प्रयास जो हो रहा है सरकार के द्वारा, इसके कारण निश्चित तौर पर चीन दबाव में आकर जो है वो जो अप्रैल से पहले की यथास्थिति है उसमें जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और देश को ठीक है अनुज आत्रे जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा विपक्षी पार्टी होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत सरकार को? किस तरीके से इस तनाव को खत्म किया जाना चाहिए? सर, क्विक रिएक्शन। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ यहाँ पर लगता है प्रॉब्लम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो राजनीति में आज हमने कोशिश यही समझने की कि आखिरकार जो लद्दाख और में स्थिति इस वक्त है, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें चीन अभी तक पीछे नहीं उठा है, तो फिर पीछे हटाने का तरीका आखिरकार क्या होना चाहिए, चूंकि बातचीत के जरिए अभी तक कुछ भी हल नहीं निकला है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।